हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद लॉगल चैनल। हमारे पार्ट 2 सीरीज़ ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल में आज हम बात करने वाले हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। ये अकॉर्डिंग टू मायने हमें पता है कि एक सैविंगली और एक मायने ही ये दो इम्पॉर्टेंट है जूरिस्ट जो हमारे हिस्टोरिकल स्कूल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल जो होता है वो सैविंगली हो जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल है वो मायने है जो हिस्टोरिकल स्कूल को इंग्लैंड में चलाया था। और मॉन्टेस्क्यू जो था वो पहला first jurist to adopt the historical method of understanding the legal institution was Montesquieu। किसके अकॉर्डिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से? मायने के हिसाब से। एक बार पढ़ते हैं इसको। According to Sir Henry Maine, the first jurist to adopt the historical method of understanding the legal institutions was Montesquieu। He laid down the foundation of historical school in France। Montesquieu जो थे वो ले डाउन किए थे फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल को। कहाँ पे? फ्रांस में। According to him, it is relevant to discuss whether the law is good or bad because the law depends on the social, political and environmental condition prevailing in the society। मायने के हिसाब से ये बहुत ही रिलेवेंट था डिस्कस करने के लिए वेदर एक लॉ अच्छा है या बुरा है, क्योंकि लॉ डिपेंड करता है सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना था कि लॉ इज़ मेड फ्रॉम पीपल अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग नीड्स। तो हमारा जो मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि हिस्टोरिकल स्कूल जो बना है वो पीपल के लिए बना है बाय चेंजिंग देयर नीड्स। इसीलिए वो बोलता था कि अकॉर्डिंग टू हिम लॉ को डिस्कस करना कि वो एक अच्छा है या बुरा है, वो चीज़ बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से जो लॉ था हमारा वो सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी में डिपेंड करता था। Montesquieu concluded that the law is the creation of the climate, local situation, accident and imposture। Since prevailing in the society से हमारा बहुत क्लियर हो जाता है कि मॉन्टेस्क्यू पूरा सोसाइटी के ऊपर था, पूरा उसको पीपल्स के एक्शंस में, हैबिट्स एंड कस्टम्स में मानता था। हिस्टोरिकल स्कूल इज़ ऑल अबाउट हैबिट्स एंड कस्टम, तो उसी में जा रहा है। लॉ इज़ द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट, local situation and accident and imposture। He was the view that the law must change according to the change needs of the society। वो एक व्यू करता था कि लॉ को चेंज होते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द नीड इन सोसाइटी। जैसे जैसे हमारा चेंजेस होता है वैसे वैसे लॉ को भी चेंज हो जाना चाहिए। He did not establish any theory or philosophy of the relation between the law and the society। वो कभी भी कुछ थ्योरी या फिलोसफी के रिलेशन में, लॉ और सोसाइटी के रिलेशन में कभी भी उन्होंने बात नहीं की। He suggested that the law should answer the needs of the place and should change according to the time, place and need of the people। उनका ये भी मानना था कि law should be answered to the needs of the place and should be changed according to the time, place and needs of the people। One of the best known work of Montesquieu was the Spirit of Law। Very important, ये एक बुक था जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, The Spirit of Law, जिसमें उनने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। In this book he represent his brief in political enlightenment idea and suggest how the laws are required to modify according to the needs of the people and society। अब जो नेक्स्ट है वो है सैविंगली। सैविंगली का थोड़ा स्पेलिंग में आप ध्यान दीजिएगा, एन नहीं होगा, बाकी SAVIGNY होता है, ठीक है। नीचे सही है। स्टार्ट करते हैं। सैविंगली इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। मैंने पहले मेंशन किया कि सैविंगली जो था वो फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल था। ही आर्ग्यूड दैट द कोहेरेंट नेचर ऑफ द लीगल सिस्टम इज़ यूजुअली ड्यू टू द फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्ट्री एंड ओरिजिन। उसका आर्ग्यू था कि जो हमारा कोहेरेंट नेचर है ऑफ लीगल सिस्टम वो इसीलिए है क्योंकि
फेलियर है हमारा, जो लीगल सिस्टम है वो एक फेलियर है अंडरस्टैंड करने में हिस्ट्री और ओरिजिन को। सैविंगली ये मानता था। सैविंगली बिलीव्स दैट द लॉ कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड एंड द मेन सोर्स ऑफ लॉ is a consciousness of the people. He supported and view of the law is a historical perception which evolves around the custom, tradition, culture and sentiments of the people. 4 पॉइंट है, custom, tradition and culture and sentiments में डिपेंड करता था of the people। ये 4 चीज़ वो सपोर्ट करता था और इसी के 4 में उसका सारा थ्योरी इवॉल्व करता था। बेसिकली सैविंगली का मानना था कि हमें हमारे हिस्ट्री और ओरिजिन को बहुत फोकस करना चाहिए, उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि जो हमारा कोहेरेंट नेचर है लीगल सिस्टम में वो हट जाए। इसीलिए सैविंगली बोलता था कि हमारा जो लॉ है वो किसी से भी बोरो नहीं कर सकते हम, वो हमारे कल्चर से आता है, हमारे कस्टम से आता है, हमारे ट्रेडिशन से आता है और हमारे सेंटिमेंट से आता था। तो ही सपोर्टेड एंड व्यू द लॉ is the historical perception which evolves around these 4 things. Savingly was the main exponent of the historical school of jurisprudence as he chased and developed the law as the evolutionary process much before Darwin. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। वो जो हमारा चीफ एक्सपोनेंट हम लोग बोलते हैं, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कहा जाता है सैविंगली को, जिसका मानना क्या था, वो हमारा जो पहला था वो डेवलप किया था इवोल्यूशनरी प्रोसेस को डार्विन से बहुत पहले। तो as Darwin gave his theory of evolutional in the field of biological science in 1861, तो जो हमारा एलन था वो डिस्क्राइब किया था डार्विनियन बिफोर द डार्विन। ये चीज़ है डार्विनियन बिफोर द डार्विन। कौन डिस्क्राइब किया था? एलन डिस्क्राइब किया था और सैविंगली सबसे पहले प्रपोज किया था हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस। बाद में डार्विन आया और फिर अपना थ्योरी दिया इवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन 1861 बाद में आया, इसीलिए एलन ने उसको डिस्क्राइब किया कि डार्विनियन बिफोर डार्विन। अब हम देखेंगे सैविंगली के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है वर्गवेस्ट। ये है उसका थ्योरी जो उसने दिया था। वर्गवेस्ट मीन्स नेशनल कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सैविंगली वर्गवेस्ट द लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल और फिल। अभी मैंने बोला था कि मेन जो एक्सपोनेंट होता है, जो द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, वही चीज़ यहाँ भी बात कर रहा है कि जो इस थ्योरी में भी यही चीज़ का बात किया कि द लॉ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल और विल। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्गवेस्ट वॉज सर्व्ड as a warning against the hasty legislation and introduced the revolutionary abstract idea on the legal system unless they support the general will of the people। जो थ्योरी था वो एक वार्निंग था अगेंस्ट द हेस्टिंग लेजिस्लेशन के लिए, हेस्टिंग लेजिस्लेशन and introduce the revolutionary abstract idea on the legal system। एक लीगल सिस्टम को एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए और हेस्टी लेजिस्लेशन को एक वार्निंग की तरह बताने के लिए कि हमारे अनलेस दे सपोर्ट द जनरल विल ऑफ द पीपल। वो बेसिकली सैविंगली चाहता था कि मेरे जनरल विल और जो पीपल की कॉन्शियसनेस है उसको सपोर्ट किया जाए रादर देन द स्टेट लेजिस्लेशन एंड द हेस्टी लेजिस्लेशंस। ठीक है, बेसिकली सैविंगली वॉज ऑफ द व्यू दैट द लॉ शुड नॉट बी फाउंड और deliberated legislation but should be made and arise out by the general consciousness of the people। बेसिकली ये मानना था कि जो हमारा लॉ है वो एक डिलिब्रेट लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए और उसको हमारा मेड होना चाहिए और अराइज होना चाहिए थ्रू जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। एक पीपल का कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए रादर देन डिलिब्रेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर से। उसी चीज़ को हटा के जो हमारा एनालिटिकल स्कूल था वो लेजिस्लेशन के टॉपिक्स में बात करता था
सोशल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता था, वही चीज़ को हटा के वो चाहता था कि पीपल के जनरल कॉन्शियसनेस के ऊपर बात किया जाए। वही चीज़ इसको बेसिकली कहा जा रहा है कि ये चीज़ इस थ्योरी में इसने पूरा यही चीज़ मेंशन किया है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैविग्नी का वॉल्गेस्ट में क्या था। जो वॉल्गेस्ट का मतलब था, वॉक्स का मतलब था पीपल और ग्वेस्ट का मतलब था कॉमन। जनरल एंड कॉमन परसेप्शन ऑफ द पीपल और द स्पिरिट ऑफ लॉ। एक ये दोनों वर्ड्स को अगर पीपल और कॉमन ये दो वर्ड्स से ये वॉल्गेस्ट का बेसिक मतलब समझ में आ गया। पीपल एंड कॉमन, जनरल एंड कॉमन परसेप्शन ऑफ द पीपल और स्पिरिट ऑफ द पीपल, ठीक है। ये बेसिक अजम्पशन है सैविग्नी का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैविग्नी इसी में रिवॉल्व करता है कि बेसिक क्या बोला था कि जनरल एंड द कॉमन परसेप्शन ऑफ द पीपल एंड द स्पिरिट ऑफ द पीपल। द लॉ इज द एक्सप्रेशन of the will of the people and it does not comes from a deliberate legislation and it develops as the consciousness of the nation arises। वही चीज़ कि लॉ जो है वो एक डिलिब्रेट लेजिस्लेशन हम लोग को नहीं दिया है, वो एक कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल और विल से आता है, ठीक है। द कोर ऑफ वॉल्गेस्ट वॉज दैट अ लीगल सिस्टम ऑफ अ नेशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द historical culture and tradition of the people and its growth was located in their acceptance। क्या बोल रहा है, वॉल्गेस्ट जो था वो एक लीगल सिस्टम ऑफ अ नेशन था जो मेनली इन्फ्लुएंस हुआ था हिस्टोरिकल कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल से और उसका ग्रोथ भी वॉज लोकेटेड इन देयर एक्सेप्टेंस और उसी को एक्सेप्ट करके उसका ग्रोथ भी हुआ था। अब देखते हैं कि हमारा मतलब जो लॉ है, अब इस सेंटेंस में हमारा लॉ जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि हमारा लॉ जो है वो एक हमें किससे मिलता है, हमें गीता वीता से मिलता है, हमारे बेसिक पुराने हिस्टोरिकल जो हमारा लिखा गया है महाभारत रामायण ये सब से मिलता है, हमारे कस्टम्स हैबिट से मिलता है, ना कि कोई डेलिब्रेट अथॉरिटी है जो हमें बताएंगी कि लॉ क्या है। लॉ इज सच इज़ फाउंड नॉट मेड। It is to be found in the popular faith, Gita, common convictional and customs habit, like language and the manner and the constitution of the nation. All the law is exclusively determined by the nation peculiar character which is otherwise called Vogest, a spirit or the will of the people। तो हमारे सैविग्नी की थ्योरी, वॉल्गेस्ट थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो लॉ है वो कोई एक लेजिस्लेशन नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल पे डिपेंड करता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेसेसरी होते हैं जानना, बस 3 है। द लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द growth and the strength of the people and finally dies as the nation loses its individuality। तो एक लॉ है वो ग्रो करते रहता है विद द ग्रो एंड द स्ट्रेंथ। जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है और पीपल फाइनली डाई, और जैसे जैसे इंडिविजुअलिटी आता रहता है वैसे वैसे पीपल डाई करना शुरू हो जाता है। तो यही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल और जनरल इन द कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूलर ऑफ ईच कम्युनिटी। लॉ कभी भी जनरल और यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द पेक्यूलर कम्युनिटी, हर किसी का कम्युनिटी का अपना अपना ये रहता है, कस्टम्स रहता है, उस हिसाब से कभी भी वो जनरल और यूनिवर्सल नहीं हो सकता। नाउ सैविग्नी देयरफॉर फेवर द कस्टमरी लॉ ओवर द लेजिस्लेशन। बस ये 3 कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।